नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जितेंद्र आह्वाड ने बयान दिया है जिसको लेकर अब उन्होंने माफी मांग ली है। बयान पर खेद व्यक्त करता हूं। मुंबई में जितेंद्र आह्वाड के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी ने एनसीपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि जितेंद्र आह्वाड ने राम को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि राम शाकाहारी ही नहीं बल्कि मांसाहारी है। इस बयान को लेकर के विवाद खड़ा होता है। मुंबई में जितेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, मोर्चा खोला जाता है, जिसके बाद अब जितेंद्र आह्वाड ने बयान के बाद माफी मांगी है। बिल्कुल, और देखिए ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर जितेंद्र आह्वाड का जो बयान था वो हमने आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रभु श्री राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है। और इस बयान को लेकर विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान पर अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया था और उसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए अब साफ तौर पर जितेंद्र आह्वाड ने माफी मांग लिया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि जो उन्होंने कहा उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। एनसीपी यानी कि शरद गुट के विधायक हैं जितेंद्र आह्वाड, जिन्होंने भगवान राम को लेकर ये विवादित बयान दिया था। और दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। एआईसीसी मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है, तो साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव। बिल्कुल, और आंचल देखिए 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2024 में किस तरह से रणनीति बनाई जाए इसको लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही कांग्रेस को और मजबूत कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि जो ये बैठक हो रही है इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शामिल हुए हैं और अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक लगातार जारी है और ये पहली बैठक नहीं है बल्कि बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। तो देखिए, एआईसीसी मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। महासचिव, पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स बैठक में शामिल है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक में चर्चा। बिल्कुल, और देखिए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। न्याय यात्रा के लिए तैयारी की जाएगी और किस तरह से रूट आगे होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, नीति और रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा संभव है क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार होगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिर राहुल गांधी जो अब यात्रा करेंगे उसको क्या रूपरेखा दी जाए। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है और बैठक में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 88 आईएएस और 1 आईपीएस का तबादला किया गया। कई जिलों के कलेक्टर और संभाग कमिश्नर बदले गए हैं। आईएएस गौरव कुमार सिंह होंगे रायपुर, नए कलेक्टर आईपीएस मयंक श्रीवास्तव बनाए गए हैं जनसंपर्क आयुक्त। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और 88 ऐसे अधिकारी हैं जिनका फेरबदल किया गया है। और देखिए, आपको बता दें आईएएस गौरव कुमार सिंह होंगे रायपुर के नए कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 88 आईएएस और आईपीएस का तबादला किया गया है। कई जिलों के कलेक्ट्रेट और संभाग कमिश्नर में बड़ा फेरबदल किया गया है। आईएएस गौरव कुमार सिंह होंगे रायपुर के नए कलेक्ट्रेट। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव बनाए गए जनसंपर्क आयुक्त। तो देखिए, बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में किया गया। एक या दो नहीं बल्कि 88 आईएएस
में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई जिलों के कलेक्ट्रेट और संभाग कमिश्नर बदले गए। और इस बीच सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत में ईडी का एक्शन मोड जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार के घर पर ईडी का छापा। पूर्व आईएनएलडी विधायक दिलबाग सिंह के घर पर भी छापा। बिल्कुल। और देखिए, ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और इसके अलावा पूर्व आईएनएलडी विधायक दिलबाग सिंह की यहां छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई और लोगों के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही तमाम सबूत इकट्ठा करने में जो ईडी है वो जुटी हुई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार की यहाँ पर भी ईडी छापेमारी करने पहुंची और आईएनएलडी विधायक दिलबाग सिंह के घर पर भी छापेमारी की गई है। सोनीपत में ईडी का एक्शन मोड नजर आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार छापेमारी की गई। तो देखिए, सोनीपत में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार के घर पर छापा मारा है और ये छापेमारी करीब दोपहर से ही जारी है। दोपहर 10 बजे के आसपास खबर मिली थी जब ईडी ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार के घर पर छापा मारा था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार के घर पर छापा। इसके अलावा आपको बता दें कि इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर पर भी छापा। चलो, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता बीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। बीना, सबसे पहले तो आपसे अपडेट चाहूंगी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के 3 एमएलए समेत और नेताओं के 20 ठिकानों पर जो है ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सबसे पहले ईडी की जो टीमें हैं लगातार जितने भी नेता हैं उनके 20 ठिकानों पर टीमें पहुंच चुकी हैं और जितने भी खनन विभाग से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट उनको खंगाल रही है। कांग्रेस के जो विधायक है सुरेंद्र पवार है उनके यहाँ सबसे पहले ईडी पहुंची थी टीमें उनकी, तो वहां पर उनके सामने ही उनके जो डॉक्यूमेंट उनके जितने भी डॉक्यूमेंट थे खनन के उनको खंगालने लगी उनके सामने ही, क्योंकि जब टीमें वहां पर पहुंची तो अभी वहां पर घर पर मौजूद थे उनके जो करीबी सुरेश त्यागी थे उनके वहां भी ईडी की रेड पड़ी है। इसके अलावा करनाल और यमुनानगर में भी है ईडी के जो छापे हैं वो पड़े हैं। सुरेंद्र पवार की बात करें तो उनके घर के बाहर के साथ साथ जो अन्य नेता हैं उनके घरों के बाहर ही पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात की गई है। तो देखिए वीना, जिस तरीके से सुरेंद्र पवार के घर पे सुबह सवेरे छापा पड़ता है उसके बाद इनेलो विधायक के यहाँ पर ईडी पहुंचती है, तो ये जो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आगे और भी ज्यादा नेताओं के यहाँ पर छापेमारी की संभावनाएं। जी पूजा जी, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ईडी की रेड पड़ी। लगातार ऐसे पहले भी कई बार जहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है और आज भी ईडी की रेड पड़ी है। इसके अलावा आगे भी जो ईडी की रेड है वो कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ईडी की जो टीमें हैं तब यहाँ पर छापा मारने पहुंच सकती हैं। ऐसे ही आज सुबह से ही यमुनानगर, करनाल, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और सोनीपत में भी ईडी की जो टीमें हैं अपनी अपनी कार्रवाई कर रही हैं और खनन विभाग से जुड़े हैं जितने भी खनन के व्यापारी हैं उनके वहां पर ईडी के जो छापे हैं वो पड़ रहे हैं। और इस मामले में जितने भी जहां पर भी वो पहुंचे हैं ईडी की जो टीमें, जो लोग घर पर थे उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, जो ऑफिस में थे उनको ऑफिस में नजरबंद कर दिया गया, ना ही किसी को ऑफिस से बाहर आने दिया गया, ना ही किसी को घर से बाहर आने दिया गया। उनके सामने सारे जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जो ईडी की जो टीमें पूरी जांच कर रही है। जी पूजा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से पूर्व विधायक हो या फिर कांग्रेस नेता हो उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी आगे शुरू होगी, तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है इस जांच को लेकर? जी नहीं पूजा, अभी इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है क्योंकि ईडी की जो टीमें हैं सभी जितने भी जो नेता हैं उनके घरों पर है, क्योंकि घरों के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है क्योंकि वहां दूर दूर तक जो फोर्स है वो तैनात की गई है, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो भी बातचीत है ईडी के अधिकारी हैं और जो भी जो कांग्रेसी नेता है उन अधिकारियों के बीच की बातचीत है। प्रतिक्रिया अभी कोई भी सामने नहीं आई। जी बीना, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि अब ईडी छापेमारी कर रही है, अलग अलग नेताओं के घर पर ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जिसके तहत सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है?
जी पूजा, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस के जो 3 एमएलए हैं उनके अलावा नेताओं के 20 ठिकाने हैं जिनके ऊपर ईडी ने छापेमारी की है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए तो कुछ जो नेता हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, जिसके चलते जो ईडी ने जो छापेमारी की है, कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उन पर शक जताया जा रहा है। कहाँ पर पैसों का जो लेन देन हुआ है, कि कितने पैसे हैं जिनका लेन देन हुआ, जिसके चलते छापेमारी जो की जा रही है। लगभग जितने भी दस्तावेज जो मिले हैं वो ईडी की टीमों ने, ईडी की जितनी भी टीम है उन्होंने अपने कब्जे में ले ली और इस बारे में पूरी जांच की जा रही है। जी ठीक है वीना, देखिए सुबह से ही छापेमारी चल रही है। आपके सूत्रों के अनुसार कोई खबर मिल पा रही है कि अब तक की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है और कब तक ये छापेमारी जारी रहेगी? जी पूजा, अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से ही ये छापेमारी जारी है और अभी भी लगातार छापेमारी जो है लगातार चल रही है, क्योंकि दूर दूर दराज तक पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। किसी भी मीडिया कर्मियों के साथ साथ किसी को भी आगे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं पता कि ये जो ईडी की जो रेड है कुछ घंटे चलेगी या रात तक चलेगी या अगले दिन तक चलेगी। इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो रेड है कई घंटों से लेकर के दिनों तक चलती है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया इनकी जो सामने में नहीं आई। तो क्या जांच के रडार पर और भी तमाम नेता और मंत्री आ सकते हैं आने वाले टाइम पर? जी बिल्कुल पूजा, जैसे कांग्रेस के नेता आए हैं, अगर बात करें करनाल में जो मनोज वधवा है उनके ऊपर भी जहां पर जो ईडी की जो रेड पड़ी, क्योंकि 2014 में मनोज वधवा ने इनेलो के टिकट पर जो मनोहर लाल खट्टर है उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन चलिए ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हुई है वाईएस शर्मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शामिल हुई है। राहुल गांधी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुई वाईएस शर्मिला। तस्वीरें आपके सामने है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। राहुल गांधी भी कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद उनका स्वागत किया। ये देखिए, राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस में वाईएस शर्मिला का स्वागत किया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई है और इस दौरान राहुल गांधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुई वाईएस शर्मिला। राहुल गांधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की अध्यक्षता। और इस बीच ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन की है और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं वाईएस शर्मिला, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें उसके हम आपको दिखा रहे हैं। अपने राजनीतिक दल वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का इसमें विलय भी कर सकती हैं। तो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं वाईएस शर्मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। राहुल गांधी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ही वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई हैं। अब देखना यह होगा कि वाईएस शर्मिला के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कितनी ज्यादा मजबूत होती है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हर संभव कोशिश की ये कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वो खोई हुई जीत जो
वो खोई हुई पहचान है उसे वापस कांग्रेस पा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार के अगर विधानसभा चुनाव की ही हम बात कर ले तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से सिर्फ एक तेलंगाना जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बाकी 2 ऐसे राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां कांग्रेस का राज था लेकिन वहां परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी लोगों का एक विकल्प बनकर उभरा और अब बड़ी चुनौती ये कि 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना जीतने के बाद क्या वाईएस शर्मिला के जरिए आगे और मजबूत कांग्रेस हो पाएगी। लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज करना चाहती है कांग्रेस, क्या वो जीत मिल पाएगी कांग्रेस को? I am very happy to be joining the Congress party today, to be merging YSR Telangana party into the Congress party today. It was my father's dream to make Rahul Gandhi the Prime Minister, and I will work towards it. Whatever responsibility the Congress party will give me, I will faithfully perform it. I am very happy to be joining the Congress party today, to be merging YSR Telangana party into the Congress party today. It was my father's dream to make Rahul Gandhi the Prime Minister, and I will work towards it. Whatever responsibility the Congress fully perform. I'm very happy. एक एक बीतता दिन ये बता रहा है कि 22 जनवरी की तारीख बेहद नजदीक है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं न्यूज इंडिया की टीम ने उस जगह का रुख किया जहां श्री राम के पिता दशरथ का आखिरी वक्त गुजरा था। वो जगह जहां दशरथ समाधि के नाम से आज भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, पूजा करते हैं। पुत्र वियोग में दशरथ अकेले रहे थे और पंच तत्व में विलीन हो गए थे। देखिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। अयोध्या जिसके कण कण में राम है, लेकिन राम के राम होने में, धरती पर अवतार लेने में एक भूमिका रही दशरथ की, महाराजा दशरथ की, राजा दशरथ की। वो दशरथ जो दशाश्वमेध यज्ञ में जो है निपुण थे, देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया करते थे। वो दशरथ जो राम के पिता हैं, वो दशरथ जिन्होंने रामायण की एक भूमिका के दौरान जब उनका पात्र खत्म हुआ तो उन्होंने देह त्याग किया। उसके बाद क्या हुआ? उनका अंतिम संस्कार हुआ। कहां पर हुआ? दशरथ समाधि में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ में संदीप जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। और स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या के कण कण में राम है और कहते हैं जहां राम हो वहां मोक्ष है, वही परम धाम है। लेकिन अयोध्या से 10-15 किलोमीटर दूर हम यहाँ दशरथ समाधि पर खड़े हैं, उसके पीछे कारण क्या? जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन उस समय वो भी ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेजकर महाराज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। तो वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसके लिए महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के शरीर रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता थे, इस कार्य में लगे कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, ये विल्लोहरी घाट है। हमारे अयोध्या में प्रमुख 7 हरियाँ हैं, विल्लोहरी, चकहरी, चंदहरी, गुप्तहरी, पूर्णहरी, ऐसे 7 हरियाँ हैं। तो ये विल्लोहरी घाट है जहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार में, हमारे सनातन धर्म हिंदू में जब दाह संस्कार किया जाता है तो पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथी ऐसी जहाँ पे किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था, उस पर वो सूचना भरत जी के पास गए। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बाएं हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज दशरथ के यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। मैं समाधि के
इधर की तरफ कुछ चिन्ह देख पा रही हूँ, उसके अलावा कुछ अस्त्र हैं। इनके बारे में तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये चरण पादुकाएं हैं, इसके बारे में। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार के बाद कुछ नहीं बचता है। किसी को दाह संस्कार कर दिया जाए तो राख बचती है। और अगर त्रेता युग से अगर वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी के अनुसार ये समाधि स्थल महाराज जी का प्रतीकात्मक बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका हैं, एक पिंड वेदी हैं, ये गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह हैं। पिंड दान किया जाता है वो पिंड वेदी है। इसके अलावा इन शस्त्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, तब से ही रखे हुए हैं ये प्राचीन काल से। महाराज जी, कहा जाता है कि देखिए मौजूदा समय में अब जाकर के योगी सरकार ने, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत इस क्षेत्र को ले लिया है और अब जाके इसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन वेद पुराण कहते हैं कि दशरथ समाधि के यदि कोई दर्शन करे तो दर्शन का लाभ है, दशरथ जी के नाम का लाभ है और तमाम तरह के जो दोष हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कथा है? ऐसा कहा गया, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हुए। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती बहुत हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। जिनके आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और आप महत्व के बारे में बताते हैं कि प्रभु राम जी के पिताजी का स्थल तो बहुत परम पावन है ही, जहाँ सबसे पवित्र भूमि मिली, किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। उसके साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर शनि ग्रह के 7.5 अड़िया महादशा अगर किसी के ऊपर चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से, प्रणाम कर लेने से शनि जी की विशेष शांति होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में इस बात का वर्णन है कि जहाँ पे दर्शन करने के बाद दशरथ कृत शनि स्तुति, जिसे महाराज दशरथ जी ने गाकर शनि जी को प्रसन्न किया था। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि निर्कृता चावई नमः। इस श्लोक का पाठ जो भी करते हैं शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, रामलला की, दशरथ नंदन की। लेकिन जब हम दशरथ समाधि का जिक्र कर रहे हैं तो उतनी भव्यता नजर नहीं आती है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक बहुत ही उपेक्षित रहा ये स्थल, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में जितने प्रभु राम जी से जुड़े जितने भी और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।